हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का फिर से भरपूर स्वागत है। आप लोगों का इंतजार था कि शिशुनाग वंश को लेकर आइए, शीघ्र से शीघ्र मैं आज लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हर्यक वंश हम पढ़ा चुके हैं, हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है, हर्यक वंश कंप्लीट। आज हम पढ़ाएंगे शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश आज हम चर्चा करेंगे। ये करीब 10 मिनट का वीडियो चलेगा, 10 या 15 मिनट का। अब देखिए दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक का अमात्य शिशुनाग थे। शिशुनाग ने शिशुनाग ने नागदशक को हत्या करके शिशुनाग वंश के स्थापना करते हैं। कौन? शिशुनाग ने। ठीक, शिशुनाग वंश की स्थापना करने के पश्चात तब शिशुनाग को देखेंगे हम ये क्या क्या करते हैं। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि यह अवंती को जीतकर ये मगध साम्राज्य में मिला लिए। कौन? शिशुनाग ने। और शिशुनाग को भी कहा जाता, शिशुनाग ने और पाटलिपुत्र राजधानी थी पहले, उदयन ने बनाए थे या उदयभद्र भी कहते हैं। लेकिन शिशुनाग ने वैशाली में अपनी राजधानी स्थानांतरित की है। कौन? शिशुनाग ने। उसके बाद आते हैं काला अशोक। शिशुनाग वंश का काला अशोक दूसरा शासक है। काला अशोक। काला अशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। और अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु के समय में गौतम बुद्ध का प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, आयोजित होता है 483 ईसा पूर्व। आज हम प्रथम बौद्ध संगीत और द्वितीय बौद्ध संगीत फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुआ, आज हम जानते हैं, बता भी चुके हैं। देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कौन? मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक इसकी हत्या अमात्य शिशुनाग ने कर दी। नागदशक के अमात्य थे शिशुनाग हत्या किनको कर देते हैं? नागदशक को। तो जब हर्यक वंश का अंतिम शासक रहेगा नागदशक, जब उनका हत्या हो गया, मर्डर मार दी, तो इनका वंश तो समाप्त हो गया। इनका वंश समाप्त हो गया कि नहीं? समाप्त हो गया। तब शिशुनाग ने अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। कब भैया? 412 ईसा पूर्व से शिशुनाग वंश कब से कब तक रहा? 412 से 344 ईसा पूर्व तक। अगर आप लोगों को ईसवी और ईसा पूर्व में कंफ्यूज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमको ईसवी और ईसा पूर्व के लिए सर एक अलग वीडियो हमको बना दीजिए, तो हम बना देंगे। तब ना हम जान पाएंगे आप लोग है सेमी कंप्लीट, मतलब कि आपको ईसवी और ईसा पूर्व में कुछ एक ही समझ रहे हैं कि कुछ अंतर समझ रहे हैं। ठीक, देखिए शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं कौन? शिशुनाग ने 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए जितना भी मगध साम्राज्य के 4 वंश हैं, ठीक, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरा मगध जो है ना बहुत बड़ा एम्पायर बन जाए, बहुत बड़ा। ये मगध साम्राज्य का राजा का ऐसा सोच है। सभी महाजनपदों में से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना। एक राजा का भी योगदान उसमें रहा मगध में। ठीक,
और बौद्ध और जैन का भी प्रभाव रहा मगध साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बनने में। जैसे वर्तमान में 28 जिला है, सॉरी 28 राज्य है, 28 राज्य में से सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य केरला है। उसी तरीके से उस समय में भी 500 ईसा पूर्व के लगभग समय में भी 16 महाजनपद में से मगध इंपायर सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंपायर था। समझ रहे हैं? ठीक, तो हम क्या बोले दोस्तों कि शिशुनाग का सबसे बड़ी सफलता अवंती महाजनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध साम्राज्य, समझ रहे हैं? देखिए, उसके बाद इसने अपनी राजधानी को वैशाली में स्थानांतरित की है। पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम कौन सा राजा बना है? कमेंट बॉक्स। ठीक, जब वो हम नाम नहीं बोलेंगे, ठीक, जो नाग दशक के पिताजी इतना संकेत कर देते हैं। नाग दशक के पिताजी जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं, फिर जब शिशुनाग ने नाग दशक को हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं, फिर शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को छोड़कर वहां से स्थानांतरित कर को वैशाली में राजधानी बनाई। कहाँ पे? वैशाली में। फिर आते हैं काला अशोक। काला अशोक आते ही कहते ना वैशाली में राजधानी नहीं रहेगा, राजधानी मगध का राजधानी रहेगा कहाँ? मगध का राजधानी रहेगा पाटलिपुत्र। काला अशोक फिर कर देते हैं पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को मगध को राजधानी बना लेते हैं। और काला अशोक से अभी तक पाटलिपुत्र राजधानी है, जो वर्तमान में अभी पटना, हम पटना भी कहते हैं। अभी तक बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना। समझ रहे हैं ना? इसमें एक शशि नाम का स्टूडेंट है और गौतम नाम का स्टूडेंट है। ये शायद बहुत आप लोगों का कुछ हम हट जाएंगे आप लोगों को नोट करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। ठीक, ये यूपीएससी बीपीएससी के नजरिया से, आपको पीसीएससी के नजरिया से बहुत मदद मिलेगा कोई भी एग्जाम में। समझ रहे हैं ना? देखिए, तो अब कौन आते हैं? अब आते हैं काला अशोक। कौन आते हैं अब? काला अशोक। अशोक सम्राट नहीं, अशोक सम्राट नहीं समझ जाइएगा, काला अशोक आते हैं। काला अशोक। अब काला अशोक के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। काला अशोक को हम काकवर्णी भी कहते हैं, काकवर्णी भी कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं काला अशोक के बारे में। काला अशोक को हम काकवर्णी भी कहते हैं। एक नाम बोल गए हैं, काकवर्णी। काला अशोक को काकवर्णी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हर्यक वंश का शासक उदयभद्र थे, उदयभद्र को उदयन के नाम से भी जाने जाते थे। उसी तरीके से शिशुनाग वंश के दूसरा शासक का नाम है काला अशोक। काला अशोक को काकवर्णी के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, इसने हम शुरुआत में ही बता दिए कि इसने काला अशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की है। पुनः पाटलिपुत्र में कहा किए? स्थानांतरित कर लिए। ठीक, शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने वैशाली में राजधानी बनाई। ठीक, देखिए, पहले उदयभद्र ने पाटलिपुत्र में राजधानी बनाई। फिर शिशुनाग आते हैं। शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश के शिशुनाग राजा, शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी बनाई, और काला अशोक ने पाटलिपुत्र की राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र की राजधानी तो बनी, लेकिन अब से इसी समय से पाटलिपुत्र ही राजधानी बन गया। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, बिंदुसार, अशोक सम्राट, ये सब के समय में पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। इस समय से पाटलिपुत्र ही राजधानी बन गया। अभी तक बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र ही है, पटना जिसको कहते हैं। ठीक, देखिए,
यह कालाशोक के समय कालाशोक ने क्या किए, द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजन किया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया कालाशोक के समय में, ठीक। और अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति पर कुछ हम चर्चा कर लेते हैं इनको पढ़कर। देखिए, कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूम रहा था, ऐसे करके घूम रहा था। देखिए अब क्या होता है, ठीक, किसी व्यक्ति ने आया उसको छुरा भोंक दिया। कालाशोक पाटलिपुत्र के समीप घूम रहे थे, घूमने के बाद किसी व्यक्ति ने आया उसको छुरा भोंक दिया। कालाशोक अच्छे शासक थे, देखिए तो छुरा तो भोंक दिया, अब इनका वंश भी समाप्त हो जाता है। इंपोर्टेंट बात शिशुनाग वंश कितना ही है। अब आते हैं कौन, नंद वंश आते हैं, जिसको घनानंद का नाम सुने, घनानंद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को उसका वंश को समाप्त, नंद वंश के समाप्त करके तब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। तब आते हैं बिंदुसार, तब आते हैं अशोक सम्राट। ये सब के बारे में हम एक अशोक सम्राट पर वीडियो लेकर आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लेकर आएंगे। मौर्य वंश कम से कम 3 या 4 वीडियो चलेगा मौर्य वंश पर, ठीक। अब हम क्या बोले थे कि चर्चा कर लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ, अजातशत्रु के समय में, जब अजातशत्रु हर्यक वंश का था। जब अजातशत्रु 8 वर्ष उनको बीता तब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाते हैं, और मृत्यु होने के बाद अजातशत्रु सोचते हैं क्यों ना इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाए और इसमें उनका विचारों को इकट्ठा किया जाए। अजातशत्रु से तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, कैसे हुआ, हम थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। देखिए हाथ से क्यों मिटा रहा हूँ, बताइए, रीजन बताइए, रीजन मत बताइए। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, समय इसका कब रहा, लिखते चलिए आप लोग। समय 483 ईसा पूर्व, बीसी माने ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का था, ठीक। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का शासक कौन थे, यानी कि राजा, कोई शासक करवाते हैं, राजा नहीं करवाते हैं, तो शासक का नाम था क्या बताइए, अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक, जो बिंबिसार के बेटा है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति, कुछ भी संगीति का होता है, कुछ सभा होता है, उस सभा का भी एक समय होता है, वो सभा कौन करवा रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है, वो उसका नाम रहता है, और उसके बाद उसका अध्यक्ष भी होता है, और उसका परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, वो भी हम लोग नोट करते हैं ना। अब देखिए शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन था प्रथम बौद्ध संगीत के, तो महाकश्यप, महाकश्यप थे, ठीक। उसके बाद ये प्रथम बौद्ध संगीति है ना, इसमें परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, परिणाम देखिए, परिणाम आया, एक था गौतम बुद्ध का शिष्य के नाम थे था आनंद, दूसरा का नाम था उपाली, आनंद और उपाली। आनंद ने सुप्त पिटक नामक पुस्तक लिखते हैं, और उपाली लिखते हैं विनय पिटक,
पीटक। ठीक, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति समय था 483 ईसा पूर्व। शासक का नाम था अजात शत्रु। इसके थ्रू मतलब इसके अजात शत्रु ने करवाए थे। उसके बाद अध्यक्ष था महाकश्यप। परिणाम आया प्रथम बौद्ध फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का परिणाम आया, रिजल्ट आया आनंद और उपाली। आनंद ने लिखे सुप्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक नामक पुस्तक लिखते हैं। ठीक, ये प्रथम बौद्ध संगीति का था। अब द्वितीय हम जानते हैं, द्वितीय में क्या होगा ना, द्वितीय में देखिए क्या होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिए इसका समय 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। और शासक कौन था, अभी हम पढ़ाएं, जस्ट पढ़ाएं, ऊपर में लिखा हुआ बता दीजिए आप लोग। शासक का नाम था कालाशोक, कालाशोक। ठीक, समय 383 ईसा पूर्व, शासक कालाशोक। और स्थान, उसमें हम भूल गए, स्थान बता देते हैं। स्थान वैशाली थे। क्या, कौन सा स्थान पर द्वितीय बौद्ध संगीत करवाएं, तो वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगीति सप्तकर्णी गुफा में राजगिरी में करवाएं। और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में करवाएं। ठीक, इनका ये बात रहा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने एक मोटे तौर पर बता दिए हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, उसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नंदवंश पर हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार पूर्वक होते हुए, तब आएंगे तब लेकर आएंगे मौर्य वंश। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।